So hey everyone, it's me Malvika. I welcome you all to the CUET concept channel. So first of all मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा सिलेक्शन JNU, DSC और BHU में हुआ था and I am here to guide you about sociology. So I think when it comes about sociology you can rely upon me. So अब मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग PYQ का एनालिसिस देखने वाले हैं एंड टू बी मोर स्पेसिफिक हम 2025 में जो CUET का पेपर हुआ था हम उसको एनालाइज करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं और उसको देखने वाले हैं कि कैसे अगर हमें सब ऑप्शंस नहीं भी पता है तो अगर हमें एक दो ऑप्शंस भी पता है तो थिंग्स कैन एलिमिनेट और हम उसको एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। ये चीज़ भी हम सीखते हुए चलेंगे पेपर में हमें क्या अप्रोच यूज़ करनी है। सो अभी मैं आपको थोड़ा बता दूँ कोर्सेज के बारे में हमारे। तो हमारा CUET क्लास प्लस जो हमारा ऐप है CUET कॉन्सेप्ट का, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं एंड यहाँ पे देयर आर सर्टेन कोर्सेज एंड मतलब बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है लाइक अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं जहाँ पे मैं आपको सोशोलॉजी के कोर्स में आपको पढ़ाती हुई दिखूंगी। तो आई गेस नाउ वी शुड स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। कहाँ गया पेन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेपर पैटर्न मैंने बताया था कि हमारे पास टोटल 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड हर एक सही क्वेश्चन के लिए वी विल बी गेटिंग +4 एंड अगर हमारा क्वेश्चन कोई गलत हो जाता है तो वहाँ पे हमारी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वी विल बी गेटिंग -1 फॉर द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मीडियन। तो ये हमारे थोड़े स्टैटिस्टिक वाले पार्ट से क्वेश्चन है कि मीडियन क्या होता है। वी ऑल नो कि अगर हमारे पास कोई नंबर सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं। लेट्स टेक 1 2 3 4 एंड 100। हमारे पास ये कुछ नंबर्स है, तो अगर हमें इसका मीडियन निकालना है तो मीडियन वुड बी इट्स मिड वैल्यू। तो यहाँ पे अगर 5 टर्म्स है तो मिड वैल्यू वुड बी 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मीडियन। ठीक है, तो हमारे से यहाँ पे मीडियन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे। सबसे पहले है कि इट हैज़ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। जब बात आती है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की तो उसको हम मीडियन नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 2 3 4। अगर हमें इसमें देखें कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ है, दैट इज़ 2, तो हमारे पास यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रहती है, दैट वुड बी 2। बट यहाँ पे तो मीडियन की बात हो रही है तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। अब ये एवरेज, वी ऑल नो कि जब हम एवरेज की बात करते हैं तो हम लोग मीन की बात करते हैं, राइट, हम यहाँ पे मीन की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। थर्ड वन, द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एवरेज इज़ लाइक कि अगर हम मीन निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इन्हीं टर्म्स का मीन निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब को प्लस करके लेट्स से कितना आ रहा है पे 3 3 6 10, हमारे पास 110 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है। ये हमारा क्या आ रहा है, मीन। ठीक है, और अगर हम इसको और कैंसिल आउट करते हैं तो इट वुड बी 25। बट अगर हमें मीडियन निकाला, मीडियन हमारा है 3। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मीन ज़्यादा आ रहा है जबकि हमारे ज़्यादातर जो नंबर्स हैं ना वो 1 2 3 4 हैं। ठीक है, तो वो छोटे छोटे नंबर्स हैं, पर जब हम बात कर रहे हैं मीडियन की तो वो तो नॉर्मली आ रहा है। वो हमारे जो आउटलायर्स हैं, हमारे जो एक टर्म की वजह से, वो एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं मीन की, मोड की, मतलब स्पेशली अगर हम बात करते हैं मीन की, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, जो हमारे एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारा मीन। ठीक है, एंड सो व्हेन वी टॉक अबाउट मीडियन और मोड, तो ये कुछ ऐसे एवरेजेस हैं जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हमें इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है तो व्हाट वुड बी द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एवरेज, दैट इज गोइंग टू बी मीडियन। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू से ये इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पार्सन्स के फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स पे। और फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स होती क्या? फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स इज अबाउट कि हमारे सोसाइटी को वर्क करने के लिए, हमारी सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए कुछ सर्टेन हमारे लिए रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर हम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे तभी हमारी सोसाइटी अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। तो पार्सन्स ने उसको क्या नाम दिया, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स और फंक्शनल इम्पेरेटिव्स, इसी को हम बोलते हैं। तो इस जो हमारे पास फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स हैं, हम उनको एज AGIL मॉडल भी जानते हैं।
जहाँ पे A स्टैंड्स फॉर अडाप्टेशन, जो कि यहाँ पे आई गेस मिट चुका है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी वुड बी अडाप्टेशन। ठीक है, तो AGI मॉडल में A स्टैंड्स फॉर अडाप्टेशन, G स्टैंड्स फॉर गोल अटेनमेंट, I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन एंड L स्टैंड्स फॉर लेटेंसी। अब हम इनका मतलब देखते हुए चलते हैं। अडाप्टेशन का मतलब है कि हम कैसे अपने आसपास के चेंजेस को अडाप्ट करते हुए चल रहे हैं ताकि सोसाइटी में जो फंक्शन है वो फुलफिल होता रहे। गोल अटेनमेंट का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में, हर एक सोसाइटी के कुछ गोल्स होते हैं, उनको फुलफिल करते हैं हम लोग। ठीक है, इंटीग्रेशन इज लाइक कि हम लोग कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके इंटीग्रेटेड होकर रहना चाहते हैं। लेटेंसी इज अबाउट हाउ there are certain hidden things that help us to regulate our behavior। समझा कि कैसे ऐसी कुछ हिडन चीज़ें भी हैं जो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने में हमारी मदद करती है। दैट इज व्हाट लेटेंसी मीन्स। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें इनको ऑर्डर में लगाना है, तो दैट वुड बी AGIL, मतलब DBAC, एंड ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट हेयर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस डेमोग्राफिक चेंज। अब डेमोग्राफिक चेंजेस लाइक पॉपुलेशन में चेंज आने के लिए इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे। सबसे पहले फर्टिलिटी। फर्टिलिटी इज अबाउट बर्थ रेट। ठीक है, तो अगर हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हमारी पॉपुलेशन चेंज आ रहा है, हमारी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ पीपल में चेंज आ रहा है, तो क्या वहाँ पे बर्थ रेट कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करेगा? ऑब्वियसली। क्या वहाँ पे डेथ रेट अपना रोल प्ले करेगा? मोर्टालिटी बोल सकते हैं हम उसको, कि अपना रोल प्ले करेगा? तो यस, मोर्टालिटी, फर्टिलिटी, ये सब रोल प्ले करेगा। और वी टॉक अबाउट माइग्रेशन, कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रहे हैं, वो भी हमारे डेमोग्राफी को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे माइग्रेशन भी इफेक्ट करेगा, फर्टिलिटी भी इफेक्ट करेगा, बट वहाँ यहाँ पे एक्लचरेशन वोंट अफेक्ट अवर डेमोग्राफिक चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये नहीं, ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बता दूं एक्लचरेशन होता क्या। लेट्स से दिस इज कल्चर A एंड दिस इज कल्चर B। अब कल्चर A ने कल्चर B के कुछ एलिमेंट्स अडॉप्ट कर लिए। टू बी नोटेड, उसने अपने एलिमेंट्स नहीं छोड़े हैं, वो पूरी तरह से उस कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया है, बट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो कल्चर A ने अडॉप्ट कर लिए हैं। वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंसेस हो गया है, पर वो अपना कल्चर भी नहीं छोड़ रहा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्लचरेशन का प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बुक एंड ऑथर्स। तो अगर हमें यहाँ पे अगर सारे थिंकर्स ऑथर्स नहीं भी पता है, तो आप देखना हम कैसे पता करेंगे। हमें जो बेसिक थिंकर्स हैं उनकी बुक्स तो पता ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड सेक्स किसके? साइमन डी वीवर की। ठीक है, एंड विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन इज ऑफ मैरी वुllstonecraft। अगर हम देखें कि डी का हमारे पास आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, और डी का ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, दैट इज 2, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें सिर्फ ये भी पता होता है कि साइमन डी वीवर की बुक कौन सी है, तो हमें इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें बाकी ऑप्शंस को देखने की नीड ही नहीं पड़ी यहाँ पे। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस अभी देख लेते हैं। ए का है 4, लाइक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन इज ऑफ मैरी वुllstonecraft। बी का है 3, द ब्यूटी मिथ इज ऑफ नेओमी वुल्फ। द सेकेंड सेक्स इज ऑफ आर्ली हॉस्चाइल्ड, और सेकेंड सेक्स हमने देखा है साइमन डी वीवर की है। ठीक है, okay, so Nayars of Kerala live in Taravad. What is Taravad? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया तारावाद होता क्या है। सो इफ यू नो तारावादू क्या होता है, एक बड़ा सा ट्रेडिशनल हाउस होता है जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज रहती हैं, जो कि पिछले एंसेस्टर्स टाइम से रहती आ रही हैं। मतलब एक बड़ा सा ट्रेडिशनल हाउस होगा। ठीक है, वहाँ पे पूरी जॉइंट फैमिली रहेगी, और सिर्फ उनकी जनरेशन ही नहीं, पिछली जनरेशन भी वहाँ पे रहती आ रही है उस हाउस में, और हमारी आगे वाली जनरेशन भी उस हाउस में रहती आएगी। तो तारावाद इज व्हाट? इट इज रूल ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टेटस एंड रोल।
स्टेटस इज इम्पर्सनल, रोल इज इनएक्टेड, नहीं। स्टेटस सोशल होता है, रोल पर्सनल होता है, नहीं, दोनों ही सोशल होता है। स्टेटस इज अ सोशल पोजिशन, रोल इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर इन दैट पोजिशन, एंड दिस ऑप्शन इज राइट। कि स्टेटस क्या है? स्टेटस हमारा सोशल पोजिशन को दर्शाता है कि हमारी सोसाइटी में क्या पोजिशन है, दिस इज अवर स्टेटस। एंड हमसे उस स्टेटस पे क्या रोल एक्सपेक्ट किया जाता है, उसी को तो हम रोल बढ़ते हैं। लेट्स से मैं एग्जाम्पल लेती हूँ खुद की। मैं टीचर हूँ तो मेरा स्टेटस इज ऑफ टीचर, सो व्हाट यू गाइस एक्सपेक्ट मी टू डू? ऑब्वियसली टीच। तो जो मेरा रोल हो जाएगा दैट वुड बी ऑफ टीचिंग, दैट वुड बी एक्सपेक्टेड बिहेवियर। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, so the next question is which of the following is a probability sampling? तो जब मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो बताई थी तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमारे पास सैम्पलिंग के भी दो टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और वहाँ में मैंने आपको कुछ सर्टेन टाइप्स भी बताए थे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। तो उसी पे यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इन तीनों में से कौन सा टाइप आता है। तो इफ वी नो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जो कि ऑप्शन 1 है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, और भी हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था, तो ये आप देख लीजिएगा। और जो ये बाकी हैं दिस इज ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग वर्ड, कन्वीनियंस सैम्पलिंग इसकी रिसर्चर के कन्वीनियंट के हिसाब से अपना सैंपल चुन रहा है। कोटा सैम्पलिंग इज व्हाट, हम सर्टेन कोटास एसोसिएट कर देते हैं उन ग्रुप्स के साथ, और फिर हम वहाँ से कि अगर हमें 10% हमने लड़कियों को कोटा दे रखा है अपने रिसर्च में, तो मतलब अगर हमारा सैम्पल साइज 100 का है तो उसमें से 10 तो एटलीस्ट लड़कियाँ होनी चाहिए, तो ठीक है। ये कुछ सर्टेन हमारे पास सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के टाइप्स होते, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वर्स्टेहिन। वर्स्टेहिन इज व्हाट? वर्स्टेहिन इज अबाउट डीप अंडरस्टैंडिंग। अगर हम एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हम उसको डीपली बहुत पढ़ते हैं, तो ये पॉजिटिविज्म से तो रिलेटेड नहीं है, बिकॉज पॉजिटिविज्म हमें क्या बताता है कि हम कैसे साइंटिफिक फिलॉसफी को माने व्हेन इट कम्स अबाउट सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे वर्स्टेहिन इज डिराइव फ्रॉम विच फील्ड? हर्मेनेटिक्स की फील्ड से, बिकॉज हर्मेनेटिक्स ही हमें बताता है ना कि हमें जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही है हम उसको बस ऐसे देख के मान ना ले, हम उस पर डीप स्टडी करें, डीपली हम उसको अंडरस्टैंड करें कि वो कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी होली बुक्स पढ़ते हैं तो इट्स लाइक कि हम उसको सिर्फ पढ़ के कहानी की तरह नहीं पढ़ रहे, हम उसके पीछे कुछ हिडन मीनिंग जानना चाहते हैं, राइट। तो हम वहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं कि ठीक है हमें इस चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो वही जब हम रिसर्च में करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्स्टेहिन, लाइक डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। So the next question is, what kind of scientific knowledge is sociology interested in? तो यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देती हुई चलूँगी, दिस क्वेश्चन वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो यहाँ पे उन्होंने जो पहले आंटी ने आंसर की दी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि इट इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस। बट नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? जो हमें बताता है कि ठीक है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। बट ये तो सोशियोलॉजी का एक बहुत स्पेसिफिक स्कोप हो गया ना, तो दिस इज़ नॉट द आंसर। तो द आंसर इज जनरल साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। ये एक जनरल साइंस है या फिर हम इसको एक सोशल साइंस भी बोल सकते हैं। कुछ अगर आप बुक्स में देखोगे तो वहाँ पे जनरल साइंस आपको मिलेगा, कुछ बुक्स में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको सोशल साइंस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग aptly describes संस्कृताइजेशन एज अ प्रोसेस? तो मैंने आपको सिलेबस की वीडियो में संस्कृताइजेशन भी एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ पे मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि वहाँ मैंने आपको लोअर कास्ट और अपर कास्ट का एग्जांपल देके बताया था। बट द थिंग दैट इज़ टू बी नोटेड कि इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट, इट मोस्टली डिपेंड्स अपॉन डोमिनेंट कास्ट। अब डोमिनेंट कास्ट क्या होता है? जो आपको मैंने सर्टेन फीचर्स बताए थे जब मैं डोमिनेंट कास्ट का टॉपिक आपको सिलेबस में दिखा रही थी, तो इट्स अबाउट कि अगर एक स्पेसिफिक एरिया में अगर ये रीजन ए है तो माइट पॉसिबल कि वो जो इंसान है वो अपर कास्ट से नहीं बिलोंग करता, वो कहीं मिड हायरार्की से बिलोंग करता है, ठीक है। तो स्टिल वो वहाँ के डोमिनेंट कास्ट हो सकता है अगर वो अपने सर्टेन फीचर्स फुलफिल करता है। और इट इज़ अबाउट कि कैसे
जो दूसरे कास्ट के लोग होंगे, इट कैन बी द अपर कास्ट पीपल टू, वो अडॉप्ट करेंगे डोमिनेंट कास्ट का कल्चर जो कि उस एरिया में डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट कास्ट रीजन टू रीजन वेरी करती है कि किस रीजन में कौन सी कास्ट डोमिनेंट है। ओके अभी क्वेश्चन क्या है कि हमें डिस्टिंग्विश करना है कि ट्राइबल सोसाइटी और कास्ट सोसाइटी में क्या डिफरेंस है। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 ही सही हो जाता है, विच इज़ अबाउट ये जो एग्नेटिक किनशिप बॉन्ड्स है, मतलब जो पेट्रीलिनियल डिसेंट से हम लोग जो किनशिप बॉन्ड्स बनाते आ रहे हैं, और जो क्लैंस है ये ट्राइबल सोसाइटी में ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एज कम्पेयर टू कास्ट सोसाइटी, एंड दिस इज एक्चुअली राइट। तो हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्योंकि अगर हम बाकी के ऑप्शन देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन इज अ प्रोलॉन्ग डिपेंडेंसी विद अदर ग्रुप्स, तो वेदर इट्स ट्राइब और कास्ट, तो हम दूसरे ग्रुप्स पे तो डिपेंड रहते ही हैं। और अगर हम अपने ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे हमारे किनशिप बॉन्ड्स होते हैं और बाहर के ग्रुप में हमारे मोस्टली नॉन किनशिप बॉन्ड्स होते हैं, तो ये भी दोनों के लिए ट्रू है। अब बाकी ग्रुप्स में हम हमारे कल्चर में और बाकी ग्रुप्स के कल्चर में देयर कैन बी डिफरेंसेस, तो ये ऑप्शन 4 बोल रहा है। तो यहाँ पे जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो दोनों के लिए ट्रू हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, तो डिफ्रेंशिएट जो कर रहे हैं दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात वी ऑफन फाइंड मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनिटीज who have adopted elements of each other's culture. What has been the process here? तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि राजस्थान और गुजरात का जो बॉर्डर एरिया है, से दैट्स राजस्थान एंड दैट्स गुजरात, तो यहाँ का जो हमारे पास बॉर्डर एरिया है ना, वहाँ पे जो हिंदूस हैं, वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक दूसरे के कल्चर्स के कुछ एलिमेंट्स को अडॉप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे जो एनटीए ने हमें आंसर दिया था दैट वाज कल्चरल एसिमिलेशन, बट आई थिंक इसका करेक्ट आंसर वुड हैव बीन कल्चरल एकोमोडेशन। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। तो कल्चरल एसिमिलेशन क्या होता है, इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब पता होना चाहिए, राइट। तो कल्चरल एसिमिलेशन मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कल्चरल एसिमिलेशन क्या होता है। तो लेट्स से ये कल्चर ए है एंड दिस इज कल्चर बी, ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कल्चर ए है ये कम्प्लीटली मर्ज हो जाएगा कल्चर बी में, मतलब ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे कल्चरल एसिमिलेशन का प्रोसेस हुआ है, बिकॉज वहाँ पे कल्चर आपस में मर्ज हो गए हैं, वो अपनी आइडेंटिटी भूल के आपस में मर्ज हो गया। बट व्हाट इज कल्चरल एकोमोडेशन? कल्चरल एकोमोडेशन, अब एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट। तो कल्चरल एकोमोडेशन क्या होगा कि वो एक दूसरे के कल्चर के कुछ एलिमेंट्स तो अडॉप्ट कर रहे हैं, बट इट इज़ मोर अबाउट एडजस्टमेंट, वो अपना कल्चर नहीं भूल रहे हैं। तो यहाँ पे जो कल्चरल एसिमिलेशन है ये एनटीए ने आंसर दिया था, बट यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं बोला कि वो अपना कल्चर भूल गया या कम्प्लीटली दूसरे के कल्चर के एलिमेंट्स अपना चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अडॉप्टेड एलिमेंट्स ऑफ ईच अदर कल्चर, तो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे आई थिंक कल्चरल एकोमोडेशन भी राइट हो सकता था। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, जो मेरे अकॉर्डिंग सही होगा और जो एनटीए के अकॉर्डिंग सही था। ओके ओके, अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग इंडियन वुमेन। फॉर हर स्टडी शी ओनली चूजेस वुमेन थ्रू नॉन रेफरेंसेस। व्हाट काइंड ऑफ सैम्पलिंग मेथड इज यूज्ड हियर? तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक सैम्पलिंग मेथड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, दैट वाज स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बिकॉज यहाँ पे कीवर्ड क्या है, नॉन रेफरेंसेस, कि मैं जिस इंसान को जानती हूँ उसी के रेफरेंस के थ्रू मैं अपना अगला सैंपल ले रही हूँ। और यही मैंने आपको क्या बताया था कि क्या होता है, दिस इज व्हाट स्नोबॉल सैम्पलिंग इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्नोबॉल सैम्पलिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास थ्योरीज है और थ्योरीज से एसोसिएटेड हमारे पास कुछ थिंकर्स हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्राई करें कि हमें 1-2 ही अगर थिंकर पता हो तो हम यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएँ। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो मिडल रेंज थ्योरी है दैट इज ऑफ आर.के. मर्टन, कि हमें ज़्यादा माइक्रो पे फोकस नहीं करना, हमें ज़्यादा मैक्रो पे फोकस नहीं करना, हमें एक मिडवे चुनना पड़ेगा।
ठीक है, व्हेन इट कम्स अबाउट रिसर्च। तो ये हमारी मिडल रेंज थ्योरी बताती है। और इसके बाद अगर हम लेबलिंग थ्योरी की बात करें जो हमारे सिलेबस में साफ साफ मेंशन है, तो इसके साथ जो थिंकर एसोसिएटेड है दैट इज हॉवर्ड बैंकर। कि मैंने आपको इसको भी एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में कि लेबलिंग थ्योरी क्या होता है कि हम एक इंसान को जैसा लेबल देते हैं वो वैसे ही बनने लगता है। अगर मैं किसी बच्चे को बोल रही हूँ कि यू आर इंटेलिजेंट, तो दैट चाइल्ड विल बिहेव लाइक एन इंटेलिजेंट किड, ठीक है। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि तुम डफ रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो वो उस चीज़ को मान लेगा और वो वैसे ही एक्ट करने लगेगा। तो ये लेबलिंग थ्योरी हमारी बोलते हैं, जो कि हॉवर्ड बैंकर ने दी थी। तो यहाँ पे हमारे पास ए का आ रहा है 2 और बी का आ रहा है 4। ए का 2, बी का 4, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे हम देते हैं सी का इज 3 कि जो डायड और ट्राइड का ग्रुप था, लाइक हम जब पढ़ते हैं ना ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स, तो वहाँ पे हम टाइप्स भी पढ़ते हैं। तो ये भी सर्टेन टाइप था जो जॉर्ज सिमल ने दी थी। एंड देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डी स्कूलिंग, जिसको हम एजुकेशन का टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। ये इवान इलिच ने दिया था। आई थिंक यू आर क्लियर विद इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो बोल रहे कि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस होंगे जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे कल्चरल चेंज में। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखना कि इफ़ वी टॉक अबाउट इन्वेंशन, तो अगर हमारी सोसाइटी में कोई नई चीज़ इन्वेंट हो रही है तो वो हमारे कल्चर को ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेगी, कल्चर को चेंज करेगी। इन द सेम वे कोई डिस्कवरी भी हो रही है तो वो भी हमारे कल्चर को चेंज करेगी। अब डिफ्यूजन इज वर्ड, अगर मेरा कल्चर और ग्रुप बी के कल्चर अगर हम लोग कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो हमारा कल्चर क्या डिफ्यूज होकर एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकता है एलिमेंट्स, ठीक है। तो डिफ्यूजन इज अबाउट कि जब ए कल्चर और बी कल्चर के कुछ एलिमेंट्स डिफ्यूज होकर कल्चर बी के पास जाएंगे, और माइट पॉसिबल कि कल्चर बी के एलिमेंट्स भी कुछ ए के पास आए। तो ये जो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो अगर डिफ्यूजन होगा हमारे किसी और ग्रुप के साथ तो हमारा कल्चर ऑब्वियसली चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं हो रहा, दैट इज बी। तो हम बी को एलिमिनेट कर देंगे। ये गया, ये भी गया। तो ऑप्शन 4 इज द राइट वन। ओके, मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले जजमानी सिस्टम थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देती हूँ क्या होता है। तो जजमानी सिस्टम में हमारे पास 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले होते हैं जजमान्स और दूसरे क्या होते हैं, कामिन्स। कामिन्स कौन होता है, कामिन्स होते हैं सर्विस गिवर्स, जो अपनी सर्विस जजमान्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं जजमान्स को, ठीक है। अब जजमान्स इन रिटर्न इन्हें पैसे दे सकते हैं, कुछ और चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा जजमानी सिस्टम। यहाँ पे गिव एंड टेक का रिलेशन होता है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, बेसिक नॉलेज आपने समझ ली कि जजमानी सिस्टम होता है क्या। अब बोल क्या रहा है ये कि अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द ट्रेड्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फैमिलीज इन जजमानी सिस्टम। कि जजमानी सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं या इंक्लूसिव होते हैं, मल्टीपल होते हैं। इनमें से 3 ऑप्शन हमारे पास सही होंगे। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ड्यूरेबल से वो बोलना क्या चाहता है। ड्यूरेबल इज लाइक इट्स नॉट अबाउट कि मैं आज इस फैमिली को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ और कल को मैं किसी और को करने लग जाऊँ, दैट्स नॉट द केस। वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो चलता रहेगा कि अगर मैं इनको सर्विसेज प्रोवाइड करी तो मैं इनको ही करती रहूँगी। और इसी को जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। से ये है हमारे पास कामिल, कोई इंसान है, एंड दीज आर सर्टेन फैमिलीज जिनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो एक कामिल नॉट नेसेसरी कि एक बार में एक ही जजमान की फैमिली को सर्विस प्रोवाइड करे, वो एक से ज़्यादा फैमिली के साथ भी लिंक्ड हो सकता है। तो अगर वो कामिल एक से ज़्यादा फैमिली के साथ लिंक्ड हो सकता है, इसका मतलब क्या होगा कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स यहाँ पे रख पा रहा है, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ड्यूरेबल मैंने बता दिया और एक्सक्लूसिव भी बता देती हूँ कि अगर मैंने जो आपको पहले बताया उसी से रिलेटेड है कि अगर मैं इसको आज सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो आई एम बाउंड कि मुझे एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए, और माइट पॉसिबल कि जनरेशन टू जनरेशन मेरी फैमिली की हर एक जो जनरेशन होगी वो भी सर्टेन फैमिली की जनरेशन को ही सर्विसेज प्रोवाइड करती रहेगी। तो यहाँ पे हमारा ए, बी और डी करेक्ट हो जाता है और सी इनकरेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन 1 वुड बी राइट
A, B and D. यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स और उसकी डेफिनेशन दी गई है, तो अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स का मतलब पता हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंसेस्ट का मतलब देखेंगे। इंसेस्ट इज अ टर्म टू डिस्क्राइब प्रोहिबिटिव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अवर किन्स। इट्स अबाउट कि हम अपने किन्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ हम इंटीमेसी नहीं रख सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ों को हम कैसे डिफाइन करते हैं? थ्रू इंसेस्ट। वो चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं थ्रू इंसेस्ट। अब व्हाट इज फॉकवेस? फॉकवेस इज अबाउट कि हम अगर एक ग्रुप में रहते हैं तो उसकी कुछ हैबिट्स होती हैं उस ग्रुप की, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फॉकवेस। फॉकवेस इज अबाउट कस्टमरी हैबिट्स ऑफ अ ग्रुप। तो पहले हम आंसर मार्क कर लेते हैं, ए का 3 एंड सी का 4, तो दिस वुड बी द राइट ऑप्शन। अब टैबू क्या होता है? टैबू क्या होता है कि कुछ ऐसे काम हमारी सोसाइटी में बोल दिए जाएंगे कि ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। तो टैबू इज व्हाट टर्म टू डिस्क्राइब प्रोहिबिटिव सोशल एक्शन, ऐसे सोशल एक्शन जो हमें करने से प्रोहिबिट किया जाता है। तो टैबू का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट बी का ऑप्शन नंबर 1 एंड डी का ऑप्शन नंबर 2, दैट इज लॉस। लॉस क्या होंगे? कुछ ऐसे कॉडिफाइड, फॉर्मली कॉडिफाइड रूल्स होंगे हम एक ग्रुप के, तो उनको हम क्या बोल देंगे? लॉस। नेक्स्ट, which form of social organizations is central to Durkheim's functionalism? Normal and forced, normal and healthy, normal and pathological, and normal and average. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अब मैं आपको नॉर्मल और पैथोलॉजिकल एक्सप्लेन करती हूँ होता है क्या। तो डरखाइम के अकॉर्डिंग अगर हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं, क्राइम, तो क्राइम अगर कुछ एक्सटेंट तक हो रहा है तो दैट इज नॉर्मल इन नेचर। समझ में आ रहा है? अगर वही क्राइम एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो फिर हम उसको क्या मान लें कि ओ दिस इज पैथोलॉजिकल, नो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो उनके अकॉर्डिंग वो क्या बोलते थे कि जब क्राइम हो रहा है किसी भी सोसाइटी में, तो टू सम एक्सटेंट अगर थोड़ा बहुत क्राइम हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की यूनिटी को ही फोस्टर कर रहा है। मतलब अगर एक इंसान कुछ गलत काम करता है तो बाकी सोसाइटी वाले कैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना कि ठीक है तुमने गलत किया, तुम्हें हम पनिश करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बाकी सोसाइटी वालों के लिए यूनिटी लाने का काम कर रहा है कि पूरी सोसाइटी एक साथ आ रही है। बट अगर यही क्राइम की इंटेंसिटी बढ़ जाए, मतलब अगर क्राइम बहुत ज़्यादा ही होने लग जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि अब ये पैथोलॉजी है, ये पैथोलॉजिकल नेचर का है। समझ में आया? तो डर्कहाइम हैड टॉक्ड अबाउट नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज थिक डिस्क्रिप्शन इन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इफ़ यू गाइस नो तो सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में कैसे थिंक करते हैं जिन्होंने बात की हमारी थिक डिस्क्रिप्शन की। हु वाज इट? इट वाज क्लिफोर्ड गिट्स। तो हमारे ये थिंकर थे जिन्होंने हमारी थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की। अब थिक डिस्क्रिप्शन होता क्या है? अगर हम किसी भी कल्चर को उसके कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होकर पढ़ रहे हैं कि उसके कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के उस कल्चर की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थिक डिस्क्रिप्शन। तो ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर इज थिक डिस्क्रिप्शन। और ये टर्म के बारे में कौन बात करता है? जो मैंने आपको बता दिया, क्लिफोर्ड गिट्स। Next question. What according to the Weber influenced the rise of modern capitalist West as opposed to the East? तो बोल रहे हैं यहाँ पे मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग जो हमारा मॉडर्न कैपिटलिज्म है वो वेस्ट में ही क्यों आता है, ईस्ट में क्यों नहीं आता है। तो हमारे पास सर्टेन यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं जहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन वुड बी रिलीजियस एथिक्स। अब यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट क्यों है? बिकॉज प्रोटेस्टेंट एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में उन्होंने बताया कि कैसे वेस्ट में उनको उनके रिलीजियस एथिक्स ही ऐसे थे, उनका रिलीजन उनके एथिक्स को ऐसे गाइड करता था कि वो इन रिटर्न कैपिटलिज्म बन जाता है। जबकि अगर हम बात करें ईस्टर्न कंट्रीज़ की तो वहाँ पे हम लोग अदर वर्ल्डली लाइफ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए ईस्ट में हमारा कैपिटलिज्म नहीं आता। जबकि हम बात करते हैं वेस्ट की तो वहाँ पे कैपिटलिज्म आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किसने की थी स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी इन द यूएसए, कि स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में यूएसए में जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्व किसने की थी चीज़ें, दैट वाज विलियम फुट वाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, एज पर सेंसस रिपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर 1991 to 2011 there have been a decline in female infanticide but an increase in female feticide। तो इसके लिए हमको पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फीटिसाइड का मतलब पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो फीमेल इन्फेंट क्या होता है, जिसकी एज होती है 0 to 1 ईयर्स। तो अगर वो बच्ची 0 से 1 ईयर के बीच में है एंड शी इज़ बीइंग किल्ड बिकॉज शी इज़ अ गर्ल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल इन्फेंटिसाइड। बट अगर हमें जब वो फीटस ही है एंड इफ वी आर गेटिंग टू नो कि हमारा जो बच्चा होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ गर्ल एंड इफ वी आर किलिंग दैट गर्ल, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फीमेल फीटिसाइड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सेंसस रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो फीमेल फीटिसाइड है वो घट रहा है, पर जो हम फीमेल इन्फेंटिसाइड है जो वो हमारा घट रहा है, और जो फीमेल फीटिसाइड है वो हमारा बढ़ रहा है। तो इसके पीछे पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीज इन प्रॉस्पेरिटी। दिस कैन बी राइट बिकॉज अगर एक इंसान के पास पैसे ही नहीं होंगे, ठीक है, तो हाउ वुड दैट पर्सन विल गेट टू नो, हाउ वुड दैट पर्सन would be able to identify the gender of the fetus। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तभी तो हमें पता चल रहा है कि fetus इज ऑफ अ गर्ल और अ गाय। और थर्ड ऑप्शन है, इसके अर्बन एरियाज में लोग चाहते हैं कि हमारी एक छोटी सी फैमिली, और एज हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल नेचर की है तो हम लोग तो यही चाहेंगे ना कि जो हमारी फैमिली में है तो हमारी देखभाल करने के लिए एक लड़का तो होना ही चाहिए। तो एक तो हम ऑलरेडी स्मॉल फैमिली चाहते हैं और उसमें भी हम किसको प्रायोरिटाइज करते हैं, लड़कों को। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट टू, एंड ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, दैट इज गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। तो यहाँ पे ए बी सी वुड बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो बोले जो सेंसस है वो इसमें से कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर आता है। जब हम रिसर्च पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हम ये सब टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम इन टाइप्स को देखते हैं कि टाइप्स होते क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जो एक्सप्लेन करती है चीज़ों को, दैट टॉक्स अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, कि कोई चीज़ अगर ऐसी है तो वो क्यों है। दिस आस्क्स द क्वेश्चन व्हाई, कि देखिए अगर कुछ फिनोमिना हुआ है तो उसके पीछे का अगर हमें रीज़न जाना तो हम वहाँ पे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करेंगे। पर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहाँ पे होती है, जहाँ पे हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं ना, जो हमारे पास हमें रिसर्च करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो ऑलरेडी बहुत कम होते हैं, तो हम उस चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और ज़्यादा, ठीक है। कि हमें अगर टॉपिक के बारे में बहुत कम पता है और हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देन कम्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, मतलब जो है वही वो लिख दे रहा है। एंड नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक रिसर्च, जिसमें हम प्रॉब्लम को डायग्नोस करके इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज सेंसस में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट ढूंढते नहीं हैं, प्रॉब्लम डायग्नोस करते नहीं हैं और एक्सप्लोर भी नहीं करते। इट्स मोर अबाउट कि जैसा है वैसे ही हम सेंसस में चीज़ें लिख देते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कम्स फ्रॉम द वर्ड डिस्क्राइब, कि जो है वैसे का वैसे हम उसको डिस्क्राइब करके लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली, चर्च, ट्रेड यूनियन, म्यूजिक क्लब, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सोसाइटी के, कम्युनिटी के, एसोसिएशन के या इंस्टीट्यूशन के। तो जब हम लोगों ने ये पेपर दिया था वो एक्चुअली गॉट वेरी कंफ्यूज्ड बिटवीन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, बट जब हम इस बारे में डिटेल में पढ़ते हैं ना, बिकॉज हमें यहाँ पे फैमिली दिख रहा है, तो फैमिली को तो हम नॉर्मली एसोसिएशन नहीं ही मानते, हम इसको एज ए इंस्टीट्यूशन कंसिडर करते हैं, पर एज एन एसोसिएशन हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं नॉर्मली। बट देयर इज अ थिंकर जिन्होंने फैमिली को डिफाइन किया है बाय यूजिंग वर्ड एसोसिएशन, और वो थिंकर्स कौन है,
ऑगमन एंड निमकॉफ। तो जब इन्होंने फैमिली की डेफिनेशन दी थी ना, तो उन्होंने फैमिली को एक ड्यूरेबल एसोसिएशन बोला था ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन। तो उन्होंने फैमिली को डिफाइन किया था एज अ ड्यूरेबल एसोसिएशन। तो फैमिली को यहाँ पे उन्होंने एसोसिएशन बोला था, और एनडीए के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन 3 ही हमारा सही है, दैट इज एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इन द सेम रिसर्च इज नोन एज। कि जब हम एक ही रिसर्च करते हैं पर उसकी रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। इसमें हम क्या करेंगे? रिसर्च एक ही कर रहे हैं पर अलग अलग मेथड्स का यूज़ करें, ताकि हम चेक करें कि सबके थ्रू आंसर सेम आ ही रहा है कि नहीं। तो चेक द रिलायबिलिटी, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 26। हु डेवलप्ड द ट्रेडिशन ऑफ फील्ड वर्क इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी में किसने डेवलप किया द नोशन ऑफ फील्ड वर्क? तो इट वाज ब्रोनिस्लाव मैलिनोव्स्की, जिन्होंने हमारे ट्रोबलियन आइलैंड पे हमारा फील्ड वर्क किया था, और एग्रीनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ऐसे की बुक भी लिखी थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर वुड बी मैलिनोव्स्की, ठीक है। नेक्स्ट, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड मिसयूज ऑफ पावर आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ वाइट कॉलर क्राइम, करप्शन, सोशल हायरार्की या सोशल रिप्रोडक्शन। तो वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? वाइट कॉलर क्राइम इज लाइक जब बड़े बड़े बिजनेसमैन जब बड़े बड़े बिजनेसमैन क्राइम करते हैं, इट्स लाइक कि अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो आ जाता है वाइट कॉलर क्राइम में। पर अगर हम बात करें नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, तो इसका तो वाइट कॉलर क्राइम से कुछ लेना देना है नहीं। नेक्स्ट कम्स करप्शन। तो ये सब जो मिसयूज़ अगर हम कर रहे हैं अपनी पावर का, या हम किसी को फेवर कर रहे हैं, किसी को नेपोटिज्म के थ्रू हम अपने काम दे रहे हैं, तो इट वुड बी अंडर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज करप्शन। बट अगर हम बात करें सोशल हायरार्की, तो किसी भी एंगल से नहीं है, सोशल रिप्रोडक्शन भी नहीं है, तो भाई ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफ सोशल कंट्रोल। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मैं कुछ गलत काम करती हूँ, अगर मैं डेविएंट हो जाती हूँ, तो अगर मैं एक सोशल डेविएंट हूँ, तो मुझ पे सोसाइटी कंट्रोल करने के लिए, मेरा बिहेवियर रेगुलेट करने के लिए मुझ पे सोशल कंट्रोल करेगी। अब जो मेरा सोशल कंट्रोल रहता है वो भी मैंने आपको बताया था 2 टाइप से होता है। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल सोशल कंट्रोल एंड सेकेंड इज़ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। और यहाँ पे बात हुई है हमारी इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफ सोशल कंट्रोल की। तो या तो मुझे जेल में डाल दो, मेरे से फाइन्स ले लो, या फिर मेरी मैडनेस को आइडेंटिफाई करो। तो ये सभी ही हमारे इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफ सोशल कंट्रोल नहीं है। बट अगर मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मेरे बारे में र्यूमर्स फैल जाते हैं कि ठीक है ये इसने ये काम गलत किया था, इसने ये काम गलत किया, तो दैट एक्ट्स एज अ सोशल कंट्रोल फॉर मी। तो स्प्रेडिंग र्यूमर वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। Which ontological position asserts that social phenomena and their meanings have an existence independent of social actors? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई सोशल फिनोमिनन हो रहा है तो इट्स नॉट सोलली डिपेंड्स अपॉन सोशल एक्टर्स, कि उसकी खुद की भी एक एग्जिस्टेंस है, वो इंडिपेंडेंट है ऑफ सोशल एक्टर्स। तो ये हमें क्या बोलता है? कि हमें बोलता है ऑब्जेक्टिविज्म, कि एक सोशल फिनोमिनन की खुद की भी कोई एग्जिस्टेंस होती है, कीपिंग असाइड सोशल एक्टर्स। नेक्स्ट कम्स कि इसमें से कौन सी एवरेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम बात करें क्लोज एंडेड टेबल की। तो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड टेबल मुझे बताना पड़ेगा कि क्या होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रही हूँ, और यहाँ पे अगर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी दे रही हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे इनका मीन निकालना होगा
तो क्या मैं इससे निकाल सकती हूँ? बिकॉज मुझे मीडियन के लिए तो मिड वैल्यू चाहिए होती है, तो वो तो मैं निकाल सकती हूँ। अगर इसी को मैं और सिंपल वे में लिखना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 एंड लेट्स से कि हमारे पास जो लास्ट नंबर है वो हमें गिवन नहीं है, तो उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हमारा क्लोज एंडेड टेबल नहीं है, मतलब जो हमारा एंड वाला नंबर है अगर वो हमें पता ही नहीं कि कौन सा नंबर है, तो हम मीन कैसे निकालेंगे? बिकॉज हम इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो ये तो वैसे का वैसा ही रह जाएगा, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बट इफ वी टॉक अबाउट मीडियन, इफ वी टॉक अबाउट मोड, तो वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 + 4/2, और मोड जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको मोड बोल देते हैं। तो अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सी एवरेज है जो सिर्फ क्लोज एंडेड टेबल से, ये तो ओपन एंडेड था, तो जो सिर्फ क्लोज एंडेड टेबल से निकाली जा सकती है, दैट इज मीन। बट आई डोंट नो व्हाई एंटी ने दे रखा था मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following system helps in the maintenance of filial fraternal solidarity of family in India? और filial और fraternal होता क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। filial क्या होता है? लेट्स टेक कि ये फादर है एंड दिस इज हिज सन, और ये इनके दूसरे सन है। तो जो ये फादर और सन्स के बीच का रिलेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फिलियल। और फ्रैटर्नल इज लाइक इनके जो सन्स के आपस का रिलेशन होगा, मतलब भाईचारा इनका, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैटर्नल। तो बोल रहे फिलियल और फ्रैटर्नल सॉलिडारिटी अगर हमें एक फैमिली की मेंटेन करनी है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन वुड बी करेक्ट, वुड बी सूटेबल? अब देहाभागा और मिताक्षरा क्या होता है, पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा। देहाभागा इज व्हाट? जब एक सन इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी को अपने फादर की डेथ के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं? देहाभाग। और अगर हम लाइक कोई भी सन अपने फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेता है कि उनके जीते जी ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिताक्षरा। तो यहाँ पे जो एनटीए ने सही आंसर दिया था दैट वाज मिताक्षरा, बट अकॉर्डिंग टू मी जो ऑप्शन सही होना चाहिए दैट शुड बी जॉइंट रेजिडेंस। कि अगर हम साथ में रहेंगे तो फादर सन के बीच की सॉलिडारिटी भी मेंटेन रहेंगी और भाइयों के बीच की भी सॉलिडारिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और उसको एक्सप्लेन किया गया है आगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कल्ट क्या होता है, इट इज़ अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ लार्जली आउटसाइड अ सोसाइटीज कल्चरल ट्रेडिशन। कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ ना चल के अगर हम थोड़ा अपना खुद का एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? कल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 2। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, दैट इज़ इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा बिकॉज ए का ऑप्शन नंबर 2 है। अब बी का है 3। राइट्स इज अबाउट कुछ ऐसे सेरेमोनियल एक्शंस जो मैं एक रिलीजन को फॉलो करता हूँ, तो उसके लिए मैं जो सेरेमनीज में एक्शंस ले रहा हूँ उसको मैं क्या बोलूँगी? राइट्स। सी इज अबाउट 4। सिविल रिलीजन क्या होता है? कि जो मेरी रिलीजियस क्वासी रिलीजियस, नॉट कम्प्लीटली रिलीजियस, जो मेरी क्वासी रिलीजियस लॉयल्टी है जो कि हम सब इंडिविजुअल्स को बांध रही है टू अवर नेशन, टू अवर सोसाइटी, उसको हम क्या बोलते हैं? सिविल रिलीजन। तो आई होप ये सिविल रिलीजन आपको समझ आएगा। जैसे हम सिविल रिलीजन बोल सकते हैं, नेशनलिज्म को भी हम सिविल रिलीजन बोल सकते हैं बिकॉज वो एक ऐसी क्वासी रिलीजियस आइडेंटिटी है, एक लॉयल्टी है जो कि सब लोगों को आपस में बांध के रखती है। ठीक है, नेक्स्ट कम फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म का हो जाएगा रिलीजियस डॉक्ट्रिन दैट इज इन फेवर ऑफ रिस्टोरिंग द ट्रेडिशनल एलिमेंट्स ऑफ अ रिलीजन। तो फंडामेंटलिज्म क्या होता है कि दे आर वेरी कंजर्वेटिव इन नेचर, दे आर नॉट रेडी टू चेंज देयर थिंग्स। तो इट्स लाइक कि अगर वो अपने रिलीजियस बुक्स को लेके भी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं कि जैसी चीज़ें लिखी हैं वैसी ही मानेंगे। तो फंडामेंटलिज्म इज अबाउट अगर कोई सोशल चेंज आ भी रहा है तो दे वुड ट्राई टू रिस्टोर द ट्रेडिशनल एलिमेंट्स ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 33. According to Robert Bronner, the production technology is a major factor influencing the degree of workers alienation. तो रॉबर्ट ब्लॉनर एक थिंकर है, तो वो क्या बोलते हैं कि हम
किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है कि एक वर्कर कितना एलिनेट होगा। ठीक है, एलिनेट इज़ लाइक कि वो कितना अकेला फील करेगा। अगर हम मार्क्स को पढ़ते हैं इसमें हम पढ़ते हैं कि 4 टाइप्स की एलिनेशन के बारे में बात करें कि कैसे एक वर्कर अपने साथ वालों से एलिनेट फील करता है, अपने प्रोडक्ट से एलिनेट फील करता है, प्रोसेस से एलिनेट फील करता है। तो ऐसे करके मार्क्स 4 टाइप के एलिनेशन के बारे में बोलते हैं। पर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, अगर हमें नहीं भी पता रॉबर्ट ब्लॉनर कौन है, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। कैसे? हमें देखना है कि वर्कर अकेला किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में फील करेगा। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज तो स्मॉल स्केल पे होती हैं, तो वहाँ पे अगर तुम गांव वगैरह में भी देखोगे तो उनका इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो हमारे वर्कर की एलियनेशन में तो इट्स लाइक कि उसको बढ़ावा नहीं देगा, तो हमारा ए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा ए कैंसिल होगा तो हमारे शुरू के 3 ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर। कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और ऑयल एंड केमिकल इंडस्ट्री है, ये हमारा इन्फ्लुएंस करेंगे और बढ़ाएंगे डिग्री ऑफ वर्कर्स एलिनेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not a possible cause of drug abuse in India? अगर हम बात करें from a general perspective तो हमें ये चारों ही possible cause लग सकते हैं if we talk about drug abuse in India। जैसे कि पहला ऑप्शन बोलता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली सिस्टम। अगर एक इंसान की फैमिली डिसइंटीग्रेट हो जाती है तो वो मोस्ट प्रोबेबली ड्रग्स का यूज़ करने लगेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ कि अर्बन लाइफस्टाइल में जो हम स्ट्रेस फील करते हैं उसकी वजह से भी हम ड्रग्स एडिक्ट हो सकते हैं, ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं। 4th इज़ गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भी एक इंसान ड्रग एडिक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे एप्ट ऑप्शन है वो है ये, और एनडी ने भी इसी को सही बोला, दैट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। हाउएवर इसको हम 100% राइट नहीं बोल सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स अवेलेबल ही नहीं है इसलिए जो ड्रग अब्यूज़ है वो कम हो रहा है, बिकॉज इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल कॉज नहीं है ड्रग अब्यूज़ का। तो यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने सही दिया अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। दिस कैन आई गेस रेफर टू सर्टेन स्टेट्स लाइक बिहार जहाँ पे अल्कोहल बैंड है, तो वो उस पर्सपेक्टिव में मे बी ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म इज व्हाट, अगर आपको पता हो कि इट रेफर्स टू पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और यहाँ पे हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के भी कल्चरल ट्रेड्स को ज़्यादा फोकस पे रखते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म इज व्हाट, कल्चरल ट्रेड्स ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। कि अगर हम देखें कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कल्चर ट्रेड्स के बारे में हम ध्यान में रखते हुए चीज़ों को पढ़ते हैं तो दैट वुड बी पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 36 विच टॉक्स अबाउट वर्टिकल सॉलिडारिटी। तो वर्टिकल सॉलिडारिटी गांव में हम किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले मैं इसका करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। इट इज़ टेम्परेरी कोऑपरेशन अक्रॉस जातिस विद इन अ विलेज। कि एक गांव में जो जातिस आपस में कोऑपरेट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल सॉलिडारिटी। वर्टिकल सॉलिडारिटी बोलते क्यों? दिस कैन बी अ क्वेश्चन दैट कैन राइज इन योर माइंड। इट्स लाइक कि हम जब जातिस को देखते हैं वो एक हायरार्की में डिवाइडेड होती हैं, तो यहाँ पे अगर ये वर्टिकल हायरार्की में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, तो इसलिए हम जो जातिस के बीच का जो कॉपरेशन हम देखते हैं गांव में उसको हम वर्टिकल सॉलिडारिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जॉब की एडवर्टाइजमेंट आ रखी है जिसमें वो लोग बोलते हैं कि द जॉब इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ आउट स्टेशन ट्रैवल, मेल एप्लीकेंट्स आर स्पेसिफिकली इनकरेज्ड टू अप्लाई। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जेंडर नॉर्म्स की बात हो रही है, वुमेन के स्टेटस की बात हो रही है, प्रेशर ऑफ कम्युनिटी की बात हो रही है, या कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखें द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने खुद ऐसे स्पेसिफाई कर दिया ना कि जो मेल एप्लीकेंट्स हैं इनको ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है कि ये ज़्यादा अप्लाई करें,
तो मतलब वुमेन को कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 वुड बी करेक्ट, दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है कि केस स्टडी का एम क्या होता है। अगर मैं किसी जगह की केस स्टडी कर रही हूँ तो उसका मतलब क्या होगा कि मैं वहाँ का डिटेल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रही हूँ, मैं वहाँ की इन डिटेल स्टडी कर रही हूँ, मैं वहाँ पे हर एक चीज़ को नोटिस कर रही हूँ और उसको अपनी स्टडी में लिख रही हूँ, उसको अपनी रिसर्च में लिख रही हूँ। तो केस स्टडी एम्स एट डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 39, ये हमारे पास कुछ थिंकर्स हैं, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो आप इनको ईजिली अरेंज कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमारे पास कौन आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आते हैं कार्ल मार्क्स, देन हमारे पास आते हैं वेबर, देन हमारे पास आते हैं पार्सन्स एंड देन वी हैड गिडन्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ACBD, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि सबसे पहले कार्ल मार्क्स आता है, देन हमारे पास वेबर आते हैं, देन पार्सन्स एंड देन एंथनी गिडन्स, ठीक है। आगे उन्होंने पूछा कि इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी होता क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 3 कि इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी इज व्हाट, इट इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट फोकसेस ऑन द मीनिंग्स पीपल अटैच टू देयर सोशल वर्ल्ड। तो इट टॉक्स अबाउट कि अगर हम किसी सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि उस सोसाइटी के लोग उस एक्शन पे या उस फिनोमिना के साथ क्या मीनिंग अटैच कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इट कैन ऑल्सो बी लाइक कि अगर एक सोसाइटी का इंसान है उसके लिए मे बी, जैसे हम बात करें तू या तुम, तो अगर मैं बात करूं कुछ स्टेट्स की जहाँ पे तुम इज़ नॉर्मल, बट अगर मैं बात करूं कुछ स्टेट्स की जहाँ पे तुम इज सीम एज अ कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं इंसान को, नेक्स्ट पर्सन को, तो यहाँ पे तो वर्ड तो सेम ही है ना, पर इट डिपेंड्स कि कौन सी सोसाइटी इसके साथ कैसा मीनिंग अटैच कर रही है। तो यहाँ पे इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी यही पढ़ता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी, जो फोकस करता है कि लोग अपने सोशल वर्ल्ड के साथ कैसे मीनिंग्स अटैच करते हैं। तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ किनशिप कैटेगरी। तो इन ऑप्शंस में से कौन सी किनशिप कैटेगरी नहीं है। अगर हम देखें गोत्रा, बिरादरी और कुटुंब, ये कहीं ना कहीं हमारे किनशिप कैटेगरी से रिलेटेड हैं। बट जैसे कि हमने जजमान पढ़ा, तो जजमान में हमने जजमानी सिस्टम को देखा कि कैसे सर्विस गिविंग और सर्विस टेकिंग होती है। तो दिस इज़ नॉट अ किनशिप कैटेगरी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हम गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखते हैं, दैट्स इट, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है वो। तो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस जब भी हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे अगस्ट कॉम्ट इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एंड अगर वो पूछ लेते हु इज द academic फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो वहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, फिर वहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है इमाइल डर्कहाइम, बिकॉज ही एस्टैब्लिश्ड सोशियोलॉजी एज अ स्पेसिफिक डिसिप्लिन इन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। तो इसलिए हम उनको एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं। पर अगर हमसे सिर्फ फादर ऑफ सोशियोलॉजी पूछा गया है तो इट वुड बी अगस्ट कॉम्ट, बिकॉज आई नो कुछ लोगों को मैं खुद से पर्सनली जानती हूँ जिन्होंने क्या किया कि एग्जाम में पूछा गया था फादर ऑफ सोशियोलॉजी एंड दे वर लाइक कि इतना इजी क्वेश्चन तो CUET PG में नहीं ही आएगा। पक्का वो लोग कंफ्यूज करना चाहते हैं और वो लोग इसको मार्क करके आगे इमाइल डर्कहाइम, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा CUET PG, बट इट कैन आस्क एनीथिंग। तो यहाँ पे फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्ट ही होंगे, पर अगर हम बात करें एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी की तो इट वुड बी इमाइल डर्कहाइम। Next question. It is understood that an increase in the elderly population will increase the pressure of caregiving in society. यहाँ पे बोला जाता है कि ये चीज़ मानी जाती है कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में एल्डर लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो एक सोसाइटी पे केयर गिविंग का प्रेशर बहुत आ जाए कि उनको
केयर गिविंग का प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब केयर देनी पड़ेगी उन एल्डर पीपल को। तो बोल रहे हैं यहाँ पे केयर गिविंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केयर गिविंग का मतलब क्या होगा, इट्स अबाउट कि जो इनफॉर्मल और अनपेयर केयर प्रोवाइड करती हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, केयर गिविंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पे केयर गिविंग का इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब हो जाएगा informal and unpaid care provided by family members, relatives or friends. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट्स अबाउट कि अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडिया में, तो इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो एप्लीकेबल हैं। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, ट्रू। कॉलोनिज्म आया था तभी हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, इवन दिस इज ट्रू। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है तो मूवमेंट, माइग्रेशन, ये सब चीज़ें तो होंगी ही, तो दिस इज ट्रू। बट फोर्थ ऑप्शन इज इट डिनोट्स नो चेंज, टू बी नोटेड, यहाँ पे नो लिखा है। इट डिनोट्स नो चेंज इन द नेचर ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, की इंडस्ट्रियलाइजेशन से आने से हमारे फैमिली स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, बिकॉज ऑब्वियसली अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी सोसाइटी में आता है तो वहाँ के फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आता है। तो फैमिली डू कन्वर्ट फ्रॉम जॉइंट फैमिलीज टू न्यूक्लियर फैमिलीज। तो हमारे यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है, पर यहाँ पे उन्होंने नो चेंज लिख दिया, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो हमारे यहाँ पे डी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 वुड बी राइट, दैट इज ए, बी एंड सी। यहाँ पे अगेन कुछ बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं। तो सबसे पहले सबसे इजी वाली बुक करते हैं, दैट इज इमाइल डरखैम की बुक है सुसाइड। तो बी का वुड बी 1। तो अगर आपको सिर्फ ये बेसिक बुक पता तो आप इसका ऑप्शन लगा सकते थे सही, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अब बाकी देख लेते हैं, ए का है ऑप्शन 3। तो हेनरी मेन की जो बुक है दैट इज विलेज कम्युनिटीज इन द ईस्ट एंड द वेस्ट। और अगर हम बात करते हैं इरावती कार्वे ने बुक लिखी थी युगांता, एंड पीटर बर्जर ने बुक लिखी द सैक्रेड कैनोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किसने किनशिप सिस्टम को स्टडी किया था इंडिया में। तो वी ऑल नो यहाँ पे इरावती कार्वे ने हमारे किनशिप के बारे में स्टडी की थी इंडिया में, एंड शी हैड ऑल्सो गिवन 4 जोन्स, जैसे कि सेंट्रल जोन दिया था, नॉर्थ जोन दिया था, ऐसे कि 4 जोन्स के बारे में भी बात की थी हमारी इरावती कार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगेन अ वेरी कंट्रोवर्शियल एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बिकॉज मैरिज और रिलीजन इंस्टीट्यूशन है, बट अगर हम इंस्टीट्यूशन को अगर हम ध्यान से समझें, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, कुछ एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स। तो जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, कि कैसे प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी, राइट। तो यहाँ पे जो एंटी ने आंसर दिया है, दिस इज ऑप्शन नंबर 3। बट कुछ रिसर्च पेपर्स में ये भी लिखा गया था, कुछ ऑथर्स का ये भी मानना है कि थिएटर कैन बी एन इंस्टीट्यूशन टू, बट एंटी के अकॉर्डिंग द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स डेविएंस। तो डेविएंस होता है क्या, अगर हमें इसको डिफाइन करना तो हम लोग क्या किससे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड बाय हाउ एवरीवन इन अ सोसाइटी लेबल्स अ पर्टिकुलर एक्शन। कि मे बी तो सोसाइटी ए में जिसको हम डेविएंस मानते हैं वो सोसाइटी बी में डेविएंस नहीं है। मतलब जैसे हम देख सकते हैं लिव इन का कॉन्सेप्ट है, जो अगर हम इंडिया में बात करें तो उनको अभी इतनी एक्सेप्टेंस मिली नहीं है, तो वे टॉक इट एज कि ये सोशल डेविएंस है, दीज पीपल आर डेविएंट्स। बट अगर हम बात करें इन कंट्रीज लाइक यूएसए वगैरह, वहाँ पे इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो इट्स लाइक कि कोई चीज़ डेविएंस है या नहीं, इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। तो यहाँ पे डेविएंस को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड बाय हाउ एवरीवन इन अ सोसाइटी लेबल्स अ पर्टिकुलर एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाप पंचायत क्या होती है। तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस खाप पंचायत, एंड दीज आर नथिंग बट जाति पंचायत। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। हम इस वीडियो में 75 क्वेश्चंस देखने वाले हैं,
और हम 50 क्वेश्चन पे हैं, तब हमारे पास 25 क्वेश्चन और बचे हैं। सो पढ़ते हैं। एवरी सोसाइटी हैज़ अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इट इज़ अबाउट पनिशिंग क्राइम और डेविएंट बिहेवियर। व्हाट आर द आइडियाज़ बिहाइंड पनिशमेंट। तो अगर हम बात करें कि हर एक सोसाइटी का अपना एक जस्टिस सिस्टम होता है, अपना एक तरीका होता है, तो अगर हम ये इन चारों ऑप्शंस की बात करते हैं कि इसमें से कौन से आइडियाज़ है बिहाइंड पनिशमेंट। अगर हम बात करते हैं रेट्रीब्यूशन की, रेट्रीब्यूशन इज़ लाइक कि अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं आपको पनिशमेंट दी जाएगी। डेटरेंस, डेटरेंस इज़ लाइक कि अगर आपको हम डिस्करेज करते हैं, ठीक है। डेटरेंस का मतलब क्या है कि अगर हम आपको डिस्करेज कर रहे हैं बाय शोइंग यू द कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो यू विल हैव टू फेस सच कॉन्सिक्वेंसेस, उस चीज़ को बता के हम उस इंसान को डिस्करेज करें, इसको हम क्या बोलेंगे, डेटरेंस। अब रिहैबिलिटेशन तो आपको पता है, रिहैबिलिटेशन इज़ अबाउट कि हम जो पनिशमेंट करते हैं और पनिशमेंट देते हैं लोगों को, फिर उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज जाते हैं ताकि उनका जो मेंटल स्टेट है वो भी स्टेबल रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एंड रिमूविंग पैथोलॉजी इज़ लाइक जिस इंसान में दिक्कत है उससे ही हटा दो, तो वो तो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। तो ऑब्वियसली ए, बी, सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ फॉरेन ब्रांड सर्विंग चिकन टिक्का बाउल इन इट्स आउटलेट्स इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। ग्लोबलाइजेशन और ग्लोकलाइजेशन, इस चीज़ों में कंफ्यूज हुए थे। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोकलाइजेशन क्या होता है। ग्लोकलाइजेशन इज अबाउट जब कोई इंसान ग्लोबल लेवल पे हमारी लोकल चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोकलाइजेशन। तो यहाँ पे वो जो ब्रांड है दैट इज़ अ फॉरेन ब्रांड ना, तो वो बात कर रहे हैं कि वह ग्लोबल ब्रांड है जो चिकन टिक्का दैट इज़ अवर लोकल डिश, ठीक है, चिकन टिक्का बोल को बेच रहा है इन इट्स आउटलेट्स इन इंडिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोकलाइजेशन। मतलब जो ग्लोबल पे चीज़ें हैं अगर उसको हम लोकल पे बेचते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोकलाइजेशन। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे ग्लोबलाइजेशन भी लगा के आए थे, बट द करेक्ट ऑप्शन इज ग्लोकलाइजेशन। हाँ, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दिस रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री। सोशोलॉजी और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, हमें फर्स्ट ऑप्शन में ये आंसर मिल जाता है कि जो हिस्टोरियंस है वो हमारे हिस्ट्री के यूनिक इवेंट्स के बारे में बात करता है। एंड अगर हम बात करते हैं सोशोलॉजिस्ट की, तो सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, इट टॉक्स अबाउट जनरलाइजेशंस। तो हिस्टोरियंस जो होंगे वो हमारे बात करेंगे यूनिक इवेंट्स के बारे में कि क्या क्या यूनिक इवेंट्स हुए हैं हमारे पास में। और सोशोलॉजिस्ट इट्स अबाउट दे वुड ट्राई टू प्रोवाइड अस जनरलाइजेशंस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। और उसके बाद देखते हैं, सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री कैन नॉट बी रेडिकली सेपरेटेड। दिस इज ट्रू बिकॉज हम पढ़ते हैं कि सोशल साइंस में सभी सब्जेक्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे बी भी सही है। एंड थर्ड ऑप्शन इज सोशोलॉजिस्ट हिस्टोरिकल डेटा यूज़ करते हैं वाइल हिस्टोरियंस हैव नो यूज़ ऑफ सोशोलॉजिकल डाटा। ऐसा भी नहीं है कि हिस्टोरियंस को सोशोलॉजिकल डाटा की कोई नीड ही नहीं। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर हम इमेजिन हम लोग गुप्ता एम्पायर पढ़े तो हम वहाँ की पॉलिटी डिस्कस करते हैं, वहाँ पे उसकी सोसाइटी भी डिस्कस करते हैं, राइट। तो सोशोलॉजिकल डेटा की रिक्वायरमेंट तो उनको भी होती है, पर यहाँ पे क्या लिखा है, नो यूज़। तो ऑप्शन सी वुड बी इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी को अगर हम यहाँ से एलिमिनेट कर दें तो ऑप्शन 1 वुड बी राइट, मतलब ए, बी और डी। डी में क्या लिखा है कि हिस्टोरियंस आर कंसर्न्ड विद द इंटरप्ले बिटवीन पर्सनालिटी एंड मैसिव सोशल फोर्सेस। और जो सोशोलॉजिस्ट है कि कंसर्न्ड होते हैं कि लाइक दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट सोशल फोर्सेस जो वहाँ पे उस इवेंट पे इंटरप्ले कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट। ये हिंदी में लिखा है ये वही क्वेश्चन। नेक्स्ट, बोल्डर दरखाइन ने हमें कुछ टाइप्स ऑफ सुसाइड दिए थे, इनमें से कौन सा वो टाइप ऑफ सुसाइड नहीं है। तो मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो में भी बताया था, मैं फिर से बता दूँ यहाँ पे। दरखाइन ने हमारे पास 4 टाइप्स के सुसाइड की बात की थी। तो जो हमारे पास एनोमिक सुसाइड है, इगोइस्टिक सुसाइड है, एल्ट्रिस्टिक सुसाइड है, और फोर्थ वन वाज नॉट एलियनेटिक सुसाइड, इट वाज फैटरिस्टिक सुसाइड।
ठीक है। और ये सब सोसाइटी उन्होंने किसके बेसिस पे दिए थे? दो उन्होंने दिए थे रेगुलेशन के बेसिस पे, दो उन्होंने दिए थे किसके बेसिस पे मैंने बताया था, वो आप खुद याद रखो आप, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, नहीं समझ आएगा तो अगर आप सिलेबस की डिकोड वाली वीडियो देखोगे जहाँ पे हमने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज किया, तो वहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं ऑलरेडी। तो अगर आपका एक फाउंडेशन नहीं है तो आप उस सिलेबस को पहले देखिएगा, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं आपके माइंड में ग्रैस्प हो जाए ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए, ये तीनों हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ रीजन फॉर इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? कि इंडिया में जो बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन उसका रीज़न नहीं होगा? पहला इस इकोनॉमिक रिसेशन। अगर इकोनॉमिक रिसेशन आएगा तो ऑब्वियसली जो भी फॉर्म्स है, जो भी कंपनीज हैं, वो लोगों को अपनी कंपनी से बाहर कर देंगी, तो ऑब्वियसली ये तो रीज़न होगा ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का। सेकंड, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, क्या ये रीज़न है हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का? तो डैट इज़ अ नो, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड इज इनोवेशन कम हो रही है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, और गवर्नमेंट के पॉलिसीज में भी शिफ्ट आ रहा है इसलिए भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा रीज़न नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 रीज़न नहीं होगा, डैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। तो विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी सीन एज अ कॉन्क्रीट इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 आर कंफ्यूजिंग, बट यहाँ पे एनडीए ने जो आंसर दिया था डैट वाज ऑप्शन नंबर 3, कि जो हमारी एंडोगेमस ग्रुप के मैरिजेस की जो बाउंड्रीज होती है वो अर्बनाइजेशन के आने से बहुत बढ़ गई है, जबकि इवन दिस इज ट्रू कि जो हमारे किनशिप टाइज हैं वो भी वीक हो रहे हैं। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है तो हमारे किनशिप टाइज वीक हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों सही है, पर एनडीए ने ये ऑप्शन दिया था। नेक्स्ट है, what according to Max Weber is defining social character of modern industrial society? जब हमारे मैक्स वेबर बात करते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, तो वो इन चारों में से कौन से ऑप्शन के बारे में ज़्यादा फोकस करता है? मतलब इन चारों में से किसको ज़्यादा फोकस पे रखकर वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं? तो ही हैड फोकस्ड मोर ऑन रैशनलाइजेशन। जब हम मैक्स वेबर को पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने रैशनैलिटी की बात की, कैसे उन्होंने मॉडर्निटी की बात की। तो ये सब हम जब मैक्स वेबर पढ़ेंगे ना तब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेटा शो दैट अ हायर परसेंटेज ऑफ ओल्ड वुमेन आर अबैंडन्ड इन इंडिया देन ओल्ड मेन। व्हाट कैन बी द फैक्टर बिहाइंड दिस फिनोमेना? कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब हम डेटा को देखते हैं, हम देखते हैं कि जो ओल्डर वुमेन है इनको ज़्यादा अबैंडन किया जा रहा है रेदर देन ओल्डर मैन। तो इसमें से क्या रीज़न हो सकते हैं? पहला, जेंडर एंड वर्क, दैट इज मैन आर मोर एबल टू बॉडीड एंड कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू वर्क एंड हैंस नॉट अबैंडन्ड। सेकेंड वन इज जेंडर एंड फैमिली, दैट इज द ओल्डर वुमेन क्रिएट प्रॉब्लम इन फैमिली एंड हैंस दे आर अबैंडन्ड। थर्ड, जेंडर एंड प्रॉपर्टी, that is older men have property and rights to property and therefore they are not abandoned। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन है, सबसे एप्ट ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पे उन्होंने कहने का मतलब ये है कि ओल्डर जो मैन है उनके पास कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं, तो उनको उनकी फैमिली अबैंडन नहीं करती है। बट इफ वी टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा एप्ट यही वाला है कि प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं इसलिए ओल्ड मैन को अबैंडन नहीं करते हैं, और ओल्ड वुमेन को अबैंडन कर देते हैं बिकॉज दे डोंट इवन हैव प्रॉपर्टी राइट्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूजेबल हाइपोथेसिस के कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसमें से? सबसे पहले, अगर एक हाइपोथेसिस हमें चाहिए तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उस हाइपोथेसिस में होनी चाहिए, उसको एम्पेरिकली हम वेरीफाई कर सकते हो, ऐसी हाइपोथेसिस होनी चाहिए, और थोड़ी स्पेसिफिक इन नेचर भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जनरल हाइपोथेसिस दे दी है। बट ऑप्शन नंबर 3 टॉक्स अबाउट लैक ऑफ थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन। हमारे पास तो थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन होनी चाहिए ना। दिस वुड टेल अस कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच अवर रिसर्च, कि कैसे हम अप्रोच करने वाले हैं। फिर अगर हमारे पास थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन ही नहीं होगी तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो सकता है हाइपोथेसिस का? बिकॉज दिस इज अवर रिक्वायरमेंट टू रिसर्च अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, कि हमें अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन
किस तरफ इंक्लाइन कर रही है, हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। Young boys and men in India are often discouraged to take up humanities and apply for jobs as school teachers. What is the process happening here? बोल रहे जो भी हमारे यंग बॉयज़ या आदमी होते हैं इंडिया में, तो उनको डिस्करेज किया गया था कि अरे ह्यूमैनिटीज़ मत लो, तुम स्कूल में टीचर बनोगे क्या। तो उनको जो डिस्करेज किया जा रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कल्चरल रिप्रोडक्शन ऑफ जेंडर। कि यहाँ पे हम एक कल्चर को रिप्रोड्यूस कर दें कि ठीक है लड़के नहीं स्कूल टीचर्स बनते हैं, वो तुम ह्यूमैनिटीज़ क्यों लोगे। तो ये हम कल्चर रिप्रोड्यूस करें, जो पहले भी हमारा माइंड था उसी को हम यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इट टॉक्स अबाउट कल्चरल रिप्रोडक्शन ऑफ जेंडर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आगे नेक्स्ट है हमारे पास फिर से कुछ ऑथर है और कुछ हमें यहाँ पे टर्म्स, कुछ फ्रेमवर्क दे रखे, हम उसके साथ उसको कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपको पता है फर्डिनेंड टॉर्नेस, तो हियर टॉक्ड अबाउट जेमेंशाफ्ट एंड जेसेलशाफ्ट, जिसका मतलब अगर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वुड बी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। अगर हम बात करते हैं विल्फ्रेड पैरेटो की, तो ही हैड गिवन सर्कुलेशन ऑफ एलाइट्स। तो अगर हमें यही दो पता है, हम ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। ए का होगा 2, ए का 2, ए का 2, एंड डी का होगा 4, तो डी का 4। तो ये ऑप्शन नंबर 2 वुड बी करेक्ट। अब बाकी दो के ऑप्शन देख लेते हैं। बी का है 3। तो पार्क एंड बर्जेस ने हमें क्या दिया था, टेरिटोरियल और नॉन टेरिटोरियल फॉर्म ऑफ सोशल ग्रुप। और अगर हम बात करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन की, तो ये रेडक्लिफ ब्राउन जो है ये किस पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, ये हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं। हमारे थिंकर्स में कुछ ऐसे थिंकर हैं जिनको हम स्पेसिफिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट बोलते हैं, और एक ऐसे थिंकर जिनको हम स्पेसिफिकली प्योर फंक्शनलिस्ट बोलते हैं। जिनको हम प्योर फंक्शनलिस्ट बोलते हैं दैट इज मालिनोव्स्की, जिसको हम स्पेसिफिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट बोलते हैं दैट इज ब्राउन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, which of the following concepts is measured by levels of involvement with religious organization, the social and material influence of religious organization and the degree to which people hold religious belief? कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए कि लोगों का रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा सोशल इन्फ्लुएंस डालते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, और किस डिग्री से लोग रिलीजियस बिलीफ्स को होल्ड ऑन रखते हैं। तो संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, दीज आर नॉट रिलेटेड ओवर रिलीजन। तो सेकुलराइजेशन वो कॉन्सेप्ट है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप कितना ज़्यादा रिलेटेड है अपने रिलीजन से। तो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन है। ये तो सिंपल है कि द रिमेंबर्ड विलेज किसने लिखी थी, तो हमारे जो सोशोलॉजिकल थिंकर थे बहुत फेमस एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने लिखी थी हमारी ये बुक द रिमेंबर्ड विलेज। नेक्स्ट, अब बोल रहे हैं जब हम डाइवोर्स को अगर एक हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो डाइवोर्स क्या होगा, क्रुएलिटी, डिसफंक्शनल रोल कॉन्फ्लिक्ट, रिजल्ट ऑफ एडल्ट्री। तो फंक्शनलिस्ट लोगों का पर्सपेक्टिव क्या रहता है कि अगर सोसाइटी में से अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहती हैं, हर चीज़ का एक फंक्शन होता है, बट डाइवोर्स अगर हम देखें तो वो तो हमारी सोसाइटी की इंटीग्रिटी को बढ़ा नहीं रहा है, वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है। तो डाइवोर्स को फंक्शनलिस्ट के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इट इज़ डिसफंक्शनल इन नेचर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास आजकल डेटा एनालाइज करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि हमसे यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। तो आई डू रिमेंबर गेट में भी एक सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है, एंड इट हैड आस्क्ड अस अबाउट कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में हमारी हेल्प करता है। और यहाँ पे उसी साल, सेम साल 2025 में यहाँ पे CUT में क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस पूछ लिया। तो अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में हमारी हेल्प करता है, तो दैट इज़ NVivo। और अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में हमारी हेल्प करता है, दैट इज़ SPSS, लाइक दिस वन। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दैट इज डर्कहाइम के अकॉर्डिंग what kind of solidarity defines industrial society. तो अगर मैं आपको बता दूं तो डर्कहाइम had talked about two kind of solidarities, mechanical and the other one is organic. तो उनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कब होती है? ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी हमारी आती है कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में, हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ में, हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में हमारी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है. अब कैसी होती है? बिकॉज ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में क्या होती है कि हम लोग सब एक स्पेसिफिक रोल पकड़ लेते हैं और हम कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट हैं दूसरे लोगों पे भी. ठीक है, अगर हमारे अंदर सॉलिडारिटी आ रही है बिकॉज ऑफ व्हाट? इंटरडिपेंडेंस, कि हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं. ठीक है, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि हर एक रोल हम अपनी लाइफ का खुद ही परफॉर्म कर ले, कि हम एग्रीकल्चर में से हम प्रोडक्शन भी कर लें, हम पढ़ भी लें, हम पढ़ा भी लें, सब कुछ हम नहीं कर सकते. अगर ये क्लोथ्स आए हैं तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री से आए हैं, तो हम ऐसा नहीं कि क्लोथ्स भी खुद बना रहे, तो हम इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. वी आर ह्यूमन्स बीइंग, वी आर सोशल इन नेचर एंड वी डू डिपेंड अपॉन अदर बीइंग्स एंड अदर सेक्टर्स फॉर अवर रिक्वायरमेंट्स. तो वही उन्होंने क्या बोला था कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो कब आती है? कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में आती है. जब कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ बट कि जब सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग एक अपनी नीड्स के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होने लग जाते हैं. तो वहाँ पे इंटरडिपेंडेंट है हम लोग एक दूसरे पे, इसलिए वहाँ पे जो हमारे अंदर सॉलिडारिटी आती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. बट इसी का उल्टा हो जाता है मैकेनिकल सॉलिडारिटी. तो ये हमारे अंदर आती है सिंपल सोसाइटीज़ में, और ये हमारे अंदर क्यों आती है? बिकॉज वी आर सिमिलर इन नेचर. कि पुराने ज़माने में कैसे हर एक इंसान सब अपने अपने मोस्टली काम देख लेते थे, तो उनको लगता था कि ठीक है हम में कुछ सिमिलैरिटीज़ है, तो वो जो थॉट था ना उनका कि हम सब सिमिलर हैं, उसकी वजह से जो यूनाइटेडनेस आती थी, जो सॉलिडारिटी आती थी, उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल सॉलिडारिटी. तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किस टाइप की सॉलिडारिटी होगी? इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगी तो हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोल रहे जो मैकम मैरिगेट थे और मिल्टन सिंगर थे, इन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था टू स्टडी सोशल चेंज इन इंडिया? तो दे हैड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटर ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन. लिटर ट्रेडिशन क्या होता है? इट टॉक्स अबाउट कि हमारे फोक ट्रेडिशन क्या है, मतलब हमारे जो रूरल एरियाज है बहुत, वहाँ पे किस टाइप के हमारे कस्टम्स हैं, किस तरह से वो लोग रहते हैं, उनके क्या रहन सहन का तरीका है, तो वो उसका हम बोलते हैं लेटर ट्रेडिशन. बट इफ़ वी टॉक अबाउट कि हमारा अर्बन लाइफस्टाइल कैसा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या है हमारे अर्बन लाइफस्टाइल, जो हम अर्बन एरिया में चीज़ें करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेट ट्रेडिशन. तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट था. Which one of the following is gendered economic impact of modern globalization? कि जो ग्लोबलाइजेशन आया है इससे जेंडर के पर्सपेक्टिव में क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया है? तो दैट इज़ फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर. कि जो हमारे लेबर फोर्स है उसमें जो फीमेल्स का नंबर है वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर. एंड आई डू रिमेंबर कि फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर पे कुछ गेट का 2022 या 2023 में फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर के ऊपर पे भी गेट का क्वेश्चन आ रखा है. आगे है क्वेश्चन नंबर 68. डिस्पाइट द टोटल लिटरेसी प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट, स्कॉलर्स एंड एक्टिविस्ट कंप्लेन दैट द प्रॉब्लम ऑफ फंक्शनल इलिटरेसी रिमेन इन इंडिया. कि हम मतलब टोटल लिटरेसी प्रोग्राम रन करने के बावजूद स्कॉलर्स और एक्टिविस्ट ये कंप्लेन करते हैं कि जो फंक्शनल इलिटरेसी है ना वो इंडिया में अभी भी एग्जिस्ट करती है. तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि फंक्शनल इलिटरेसी का क्या मतलब है? तो यहाँ पे फंक्शनल इलिटरेसी का मतलब है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ अ लैक ऑफ रीडिंग,
एंड राइटिंग स्किल्स नीडेड फॉर एवरीडे लिविंग। हम लोग देखते हैं ना कि बच्चे 7th 8th में होते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज में जाते हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 7th 8th के बच्चों को लिखना नहीं आ रहा है, उनको रीड करना नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल इलिटरेसी इन दिस टर्म्स। कि फंक्शनल इलिटरेसी क्या होता है, लैक ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स नीडेड फॉर एवरीडे लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव लेड टू द फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन इंडिया। कि इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनको फोर्सफुली डिस्प्लेस किया जाता है। सबसे पहले डैम्स, और डैम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए उनको डिस्प्लेस किया जाता है, राइट। माइनिंग के लिए भी उनको डिस्प्लेस किया जाता है, और उनको फॉरेस्ट रिसोर्सेज का एक्सेस भी कम मिल रहा है, तो वो भी उनके लिए काइंड ऑफ फैक्टर एज अ रोल प्ले कर रहा है टू गेट डिस्प्लेस। तो ये A, B एंड D इज द राइट ऑप्शन। एजुकेशन के लिए तो बेसिकली फॉरेस्ट ड्वेलर्स बाहर जाते हैं खुद की मर्जी से, तो एजुकेशन वुड नॉट बी अ कंसर्निंग फैक्टर आउट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट और उनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। फर्स्ट ऑप्शन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी टॉक्स अबाउट कंसिस्टेंसी एंड मेजरमेंट, कि अगर मैं आज कुछ चीज़ मेजर कर रही हूँ तो लेट्स सपोज इसका वेट है 10 kg, अगर मैं एक इंस्ट्रूमेंट 1 से उस चीज़ को मेजर कर रही हूँ, और अगर मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट से इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 से उसको मेजर करें, स्टिल उसका वेट कितना आ रहा है, 10 kg। आई डोंट केयर कि ये इंस्ट्रूमेंट ख़राब है सही है, बट ये इनका जो रिजल्ट है दैट गॉट रिपीटेड ना, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, रिलायबिलिटी। इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए का वुड बी 3 यहाँ पे भी, ऑप्शन नंबर ए का 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। नेक्स्ट कम वैलिडिटी, ठीक है। वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी इज एक्चुअली मेजरिंग एग्जैक्टली व्हाट वन इंटेंड्स टू मेजर। तो वैलिडिटी क्या हो जाएगा, यही मैं समझाती हूँ। लेट्स सपोज कि मेरी दोनों ही मशीन्स ख़राब निकल रही हैं, ठीक है, तो जो एक्चुअल मेजर है वो सब्जेक्ट का था 15 kg, ठीक है। तो यहाँ पे जो 15 kg है, इसको जो इंस्ट्रूमेंट चेक करके बता रहा है ये 15 kg है, तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ करेक्ट। इस इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। पर इफ वी टॉक अबाउट वैलिडिटी, तो मतलब जो हमें एग्जैक्टली मेजरमेंट चाहिए हमारे पास वही आ रहा है, मतलब वही चीज़ मेजर कर रहा है जो हमें मेजर करनी है, ठीक है। तो बी का वुड बी 1, तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट। और सी का आएगा 4। कोरिलेशन क्या होता है? अ रिलेशनशिप इन विच 2 और मोर वेरिएबल्स चेंज टुगेदर। कोरिलेशन क्या होता है? लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा, दिस वुड बी पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब इनके बीच का रिलेशनशिप कैसे चेंज हो रहा है हम उसको बोलते हैं कोरिलेशन। पर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ये दोनों यहाँ पे भी एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं सॉरी, तो ये लोग क्या हो जाएंगे? दिस वुड बी पॉजिटिव कोरिलेशन। बट अगर मैं बोलूँ ए बढ़ रहा है, जब जैसे ही ए बढ़ रहा है वैसे वैसे बी घट रहा है, तो दिस वुड बी व्हाट? दिस वुड बी नेगेटिव कोरिलेशन। एंड कोरिलेशन मैंने बताया इट इज अ रिलेशनशिप इन विच 2 और मोर वेरिएबल्स चेंज टुगेदर। एंड मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज अ प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ वैल्यू। अगर हम अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो हम क्या करते हैं? उसका मेजरमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 वाज राइट। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 71. The ghettoization of Jews in Europe is an example of, कि जो ghettoization हुआ था Jews का यूरोप में, उसको हम क्या बोलते हैं? ghettoization is what? It actually means isolation किसी भी ग्रुप का on the basis of their race or any other factor. अगर हम बात करें Jews जो यहाँ पे Jews का यूरोप में ghettoization हुआ था, that was based on their ethnicity. तो यहाँ पे एथनिक डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो गेटोइजेशन हुआ था दैट वाज बेसिस ऑन देयर एथनिसिटी। तो यहाँ पे एथनिक डिस्क्रिमिनेशन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या?
इसका मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो एक सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल, मुझे हैप्पीनेस को मेजर करना है। मुझे क्या मेजर करना है? हैप्पीनेस को। एंड एज यू नो दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं नहीं बोल सकती कि मैं 1 खुश हूँ, 2 खुश हूँ, 3 खुश हूँ, मैं से नहीं बोल सकती, राइट। तो हैप्पीनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, पर अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँ तो आई हैव टू यूज सम मेजरेबल इंडिकेटर्स। समझ में आ रहा है? इस चीज़ को मुझे मेजर करने के लिए कुछ ऐसे मेजरेबल इंडिकेटर्स चूज़ करने पड़ेंगे कि मैं इसको मेजर कर पाऊँ। यहाँ पे वही बोला कि ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से मेजरेबल इंडिकेटर्स हम चूज़ कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए। तो दिस इज व्हाट ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एन कॉन्सेप्ट मीन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। Next, in the past, India has experienced separatist movement like that of Dulva. What is separatism influenced by? तो इसमें हमें बताना है कि जो सेपरेटिज्म है ये किस किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें क्या बोल रहे हैं कि सेपरेटिज्म तब होता है जब एक ग्रुप विड्रॉ कर लेता है डोमिनेंट ग्रुप से, अपना स्टेप पीछे ले लेता है बिकॉज उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। दिस इज़ अ पॉसिबल रीज़न। सेकेंड, वो अपना एक अलग से अपना सेपरेट सोशल इकोनॉमिक लाइफ बनाना चाहते हैं, कैन बी अ रीज़न। और अगर थर्ड देखें कि कल्चरल इंटीग्रेशन हमारी अगर सोसाइटी में कम है तो वहाँ पे भी सेपरेटिज्म आने के चांसेस हैं। दिस इज़ राइट। बट अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर एक कल्चर के अंदर सब कल्चर डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे सेपरेटिज्म आएगा। दिस इज़ नॉट नेसेसरी ना, बिकॉज देयर आर सर्टेन सब कल्चर दैट यू नो शांति से एग्जिस्ट करते हैं विद द मेन कल्चर। तो दिस इज़ नॉट द रीज़न सेपरेटिज्म का। तो A, B and D, A, B and D is the right option. That is option number 4. Next, we often hear about money laundering as a rising crime in capitalist society. What kind of crime it is? तो बोल रहे हैं हम मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सुन रहे हैं जहाँ पे ब्लैक मनी को हम लोग वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस टाइप के क्राइम को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस दोनों सही हैं, एनटीए के अकॉर्डिंग भी दोनों सही है, बिकॉज जब रिवाइज्ड आंसर की आई थी तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन चेंज किया था, ये वाला। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दोनों सही होगा, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ होगी? कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा होती है, तो ये कॉर्पोरेट क्राइम भी है। और वहाँ पे तुम्हें एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो एक्चुअली उस ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करेगी, उसके पीछे एक ग्रुप ऑफ पीपल काम करेंगे, वहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों ही सही हैं इस क्वेश्चन में। And now comes the last question. Sneha is extremely worried about dressing for her first day at her new office because she has shifted from an American company to join a Japanese company. What is she worried about? तो जो स्नेहा लड़की वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो कैसा ड्रेस करे अपने फर्स्ट डे पे, बिकॉज वो एक अमेरिकन कंपनी से आई है एक जापानीज कंपनी में वर्क करने। तो शी इज़ वेरी वरीड कि उसको क्या पहनना चाहिए। अब वो किस चीज़ के बारे में वरीड है कि उसको नॉर्म्स नहीं पता, उस सोसाइटी के लॉज नहीं पता, उस सोसाइटी के फॉकवेज नहीं पता, और यहाँ वो अपने कोलिग्स को नहीं जानती, इसलिए वो वरीड है। यहाँ पे तो थिंग इज़ अबाउट क्लोथ्स। और जब हम बात करते हैं कि कैसा पहनावा है तो दैट यूजुअली कम्स अंडर फॉकवेज। बट एनटीए ने जो आंसर दिया है वो दिया है नॉर्म्स का। नॉर्म्स एक थोड़ा इन जनरल थोड़ा ब्रॉडर वे में बोल सकते हैं हम, बट इसका आई गेस जो सही आंसर होना चाहिए था अगर हम थोड़ा स्पेसिफिकली चलें तो दैट शुड हैव बीन फॉकवेज, बट उन्होंने नॉर्म्स दिया, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। और यहाँ पे हमने 2025 के जो CUT-PG में सोशियोलॉजी में जो भी क्वेश्चन आए थे हमने उनको अच्छे से देखा है, हमने समझा है कि कैसे हमें सिर्फ एक अगर ऑप्शन भी पता है, 2 ऑप्शन भी पता तो हम बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर्स तक पहुँच सकते हैं। सो दिस वॉज द वीडियो। I hope you like this video. So thank you.